हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून का जो एग्जाम है वो आने जा रहा है। कम टाइम बचा है, 18 मई आज हो गई है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को, जो कि हमारी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो जल्दी से सब लोग आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा बेटा, जय माता दी। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जल्दी से लाइव आ जाओ, थम्स अप कर दो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि सब लोग आ गए। ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं एक बार कंफर्म कर दीजिए। 5 मार्च का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर जो कि टफ आया था, जो कि टफ था। जनरली सभी लोगों से जैसा मुझे सुनने को मिला कि टफ पेपर है 5 मार्च की शिफ्ट 1 का। अभी हमने जो फिनिश किया कल 5 मार्च शिफ्ट 2 का था, बट आज हम 5 मार्च शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार ही आ जाइए। मिनास, अंतिमा, विशाली, शिखा, मोना, प्रीति, रूपल, यदु। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जशोवंता, क्वेश्चन पेपर 5 मार्च 2023। कौन सा पेपर है ये? लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। और ट्रस्ट में यहाँ से आपके जून 2023 के बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। मे भी हो सकता है उनका फॉर्म दूसरा हो, यानी इस क्वेश्चन पेपर में हो सकता है उनका एक्रोनिम्स पूछा जाए, या हो सकता है इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए अभी मैचिंग में, हो सकता है जून 2023 में वही क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाए। तो जल्दी से भाई आइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। हाँ, 6 मार्च का भी करवाना है मिनास, इसके बाद हम 6 मार्च का ही स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, सारे क्वेश्चन पेपर कराने हैं। तो जल्दी जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को। डीआई के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में सबसे पहले थ्योरी, क्योंकि वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन डीआई के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और आंसर करिए। पीवाईक्यू इसलिए नहीं जरूरी है कि आपको सिर्फ उनको देखना जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे प्रैक्टिस करनी होती है, उससे आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्च का, यस। जो भी बचे हैं वो सारे कराने हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे हो पाएंगे जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। क्वेश्चन है कि शिक्षण का जो स्मृति स्तर है, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। शिक्षण का स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल का उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक और समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। शिक्षण का विमर्शक स्तर का उद्देश्य है विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और नीति निर्माण को विकसित करना। आपको मैंने बताया था लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। अगर आपको पता है कि सबसे जो छोटा लेवल है वो कौन सा है? मेमोरी लेवल। फिर कौन सा आता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर कौन सा आता है? सबसे हाईएस्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है ना। अब यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा स्टेटमेंट वाला, या तो ये स्टेटमेंट वाला आएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा कि मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रपोजर कौन है। ठीक है, या फिर किसमें क्या चीज होती है, मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटा स्तर होता है मेमोरी, जिसमें क्या चीज को प्रिफर करते हैं? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का क्या मतलब है? रटने को। अगर आपको कोई चीज रटाई जाएगी तो आपके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होगी। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल। और उसमें क्या होता है? स्वतंत्र चिंतन, नीति निर्माण को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पहला गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। मेमोरी लेवल रट्टाफिकेशन चलता है जहां पे। वेरी गुड मिनास। हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट। मेमोरी लेवल के हैं हर्बर्ट, मॉरिसन है अंडरस्टैंडिंग के, और हंट किसके हैं? आपके रिफ्लेक्टिव के। कोई बात नहीं निधि, आराम से बेटा, आराम से क्लास लो, और वो भी तैयारी जरूरी है, उसको भी तैयारी करो। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। ऐसा पिरामिड होता है, सबसे लो लेवल पे होता है स्मृति। क्यों? क्योंकि पहाड़ की चोटी पे, यानी हाईएस्ट लेवल है विमर्शी स्तर का।
शिक्षण अधिगम के स्मृति स्तर को ऐसा शिक्षण अधिगम कहा जाता है जहां पर वास्तविक तथ्यों को कंठस्थ करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेमोरी लेवल में हार्वर्ड ने बताया कि शिक्षण का स्मृति स्तर का उद्देश्य शिक्षार्थियों को तथ्यों के रटने पर बल देता है। निम्नलिखित क्षमताओं को विकसित कराया जाता है: मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान, सीखे हुए को याद करना। यानी मेन चीज क्या है यहाँ पे, या तो रटना या किसी चीज को याद करना, है ना। तो ये चीज, बाकी विमर्शी स्तर की बात करें तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, दीपशिका वीडियो का जो है जल्दी से सेटिंग पे चेक करो किस पे वीडियो क्लियर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, स्वयं जैसे मंच के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रम सामग्री अधिगमकर्ताओं को किसी भी समय किसी भी स्थान पर पढ़ने उपयोग में सहायता करती है। चर्चा बोर्ड्स अतुल्यकालिक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि कोई भी अधिगमकर्ता किसी भी समय पर प्रश्न या उत्तर को पोस्ट कर सकता है। स्वयं के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है आपका। राधे कृष्ण बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अब क्लियर है ना? निधि, वीडियो की क्वालिटी एनहेंस करो जल्दी से, क्योंकि ये यूजीसी के पेपर हैं तो नेचुरल सी बात है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो इतना इजी नहीं होगा आप लोगों को प्रॉपर सब चीजें दिख जाए, है ना। अगर वैसे टेक्स्ट मैसेज होता तो अलग बात थी, प्रॉपर दिखता। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के आंसर करिए स्टेटमेंट का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। राधे कृष्णा बेटा, जुल्फिकर, आंसर देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये दोनों ही कथन सही हैं। जल्दी से मुझे स्वयं का फुल फॉर्म बता दीजिए। स्वयं का फुल फॉर्म देखते हैं कितने लोगों को आता है। फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, या तो ऐसे पूछा जाएगा या कहा जाएगा स्वयं में इस वाई का क्या मतलब होता है। राधे राधे हरीश, जल्दी करिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। किसके द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है ये? किसके द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है ये? भारत सरकार के द्वारा। पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, बस पढ़ना आपका काम है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसके सिद्धांत कौन से हैं? 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? पढ़िए जरा सा। पहुंच, समता, गुणवत्ता। इसके प्रिंसिपल भी कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रिंसिपल ऑफ स्वयं, सेम ऐसे ही प्रिंसिपल पूछे जाते हैं एनईपी 2020 के। पहुंच, समता, गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए स्वयं जैसे मंच के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रम सामग्री अधिगमकर्ताओं को कभी भी किसी भी समय उपयोग में मिलती है, क्योंकि ये क्या चीज है? ऑनलाइन कोर्सेस है। अतुल्यकालिक माध्यम में शिक्षार्थी या शिक्षक एक ही समय में मौजूद नहीं होते हैं। अतुल्यकालिक माध्यम में कोई भी अधिगम्यता किसी भी समय पर प्रदान या उत्तर पोस्ट कर सकता है। अतुल्यकालिक यानी असिंक्रोनाइज का जो उदाहरण है ईमेल, चर्चा बोर्ड, ब्लॉग। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि चर्चा बोर्ड जो है वो क्या है? असिंक्रोनाइज है ना। असिंक्रोनाइज आपका माध्यम है, तो इसमें किसी भी समय पर उत्तरकर्ता या अधिगमकर्ता अपना प्रश्न या उत्तर पोस्ट कर सकता है। और उसी का उदाहरण ये है कि अतुल्यकालिक माध्यम में कोई भी अधिगमकर्ता किसी भी समय पर प्रदान या उत्तर पोस्ट कर सकता है, जैसे ईमेल, चर्चा बोर्ड, ब्लॉग। ठीक है,
तो ये दोनों ऑप्शन यहां। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, 3 प्रिंसिपल एक्सेस इक्विटी क्वालिटी, वेरी गुड। कौन सी शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषता है? 9 कोऑर्डिनेटर हैं और इस बार उन्हीं 9 कोऑर्डिनेटर में से क्वेश्चन डाला भी गया था कि कौन नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को या नॉन टेक्निकल जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड करता है। इस बार सीईसी, यूजीसी और सीईसी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, इग्नू, ये सारे जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था इस बार। गुड इवनिंग मनीषा, साहू, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषता है, यानी टीचर सेंटर्ड। तो सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी ओनली। अनुशासन स्वयं से, जहां स्वयं हो गया तो नेचुरल सी बात है वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा। शिक्षक एकमात्र नेता होता है किसमें, टीचर जो सेंटर्ड क्लासरूम है। विद्यार्थी कक्षा के प्रचालनों के लिए सुगम करता है, ये भी नहीं क्योंकि वो भी आपका लर्नर सेंटर्ड है। विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्व की अनुमति देता है कौन, टीचर। कक्षा में बच्चों की भागीदारी कम होती है, शिक्षक का मेन रोल होता है। बच्चे आमतौर पर स्वयं से ही सीखते हैं। क्लासरूम की बैठक व्यवस्था पहले से ही तय होती है किसमें, टीचर सेंटर। आप कहते हो ना कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, टीचर सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर। अभी जो स्वयं का क्वेश्चन था वो आपका लर्नर सेंटर का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हरिओम, देखो बेटा आंसर करो क्वेश्चन नंबर 9 का। सुधीर आंसर करो। CSIR के लिए यशिका आई थिंक थोड़ा सा इससे अलग पैटर्न होगा। मिथिलेश वीडियो की देखो, जिसको भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है वीडियो की सेटिंग पे जाएं। वीडियो की सेटिंग पे जा करके, ऐसा बना होता है ना सेटिंग का ऐसे करके, वहां पे जाके देखो किस क्वालिटी में आपका वीडियो अच्छा आ रहा है। क्योंकि याद रखिए ये सीबीटी मोड के क्वेश्चन पेपर है और इस वजह से इनका विजन इसी तरीके आएगा। आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी तभी आपको प्रॉपर दिख पाएगा। सीईसी, वेरी गुड मेनास, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन 1993, वेरी गुड जॉब बेटा। एक व्यक्ति अनेक दिनों तक बीजगणित में रैखिक समीकरणों का समाधान करता है और रैखिक समस्याओं के समाधान में क्रमिक रूप से अधिक दक्ष हो जाता है। वे समस्याओं के समाधान में न केवल अधिक सटीक हो जाता है बल्कि अधिक तेजी से समस्याओं का समाधान करता है। निष्पादन में यह क्रमिक सुधार रूपांतरण यानी कि परिवर्तन का एक रूप है जिसको क्या नाम दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग टू लर्न। इसे क्या कहते हैं, जब हम प्रैक्टिस से किसी चीज में बेस्ट हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग टू लर्न, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर, जिसको कि सीखने का अधिगम भी कहते हैं, उसने क्या किया, पहले वो चीजों का समाधान करता रहा और बाद में उसी चीज में वो एक्सपर्ट हो गया। जब आप कोई चीज काम करते हैं और उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग टू लर्न। कैसे सीखना है, किन चीजों को आप लर्निंग टू लर्न करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करता है। वेरी गुड दीपशिका। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करे जाएं आप लोग उसका आंसर जरूर दें क्योंकि वो आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अब जरा एक बारी मुझे आप लोग का चेक करना है कितने लोग एक्टिव हैं, तो जरा मुझे बताइए ये कौन सी डेट का क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी डेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप लोग।
कोई बताएगा? मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी उस समय बताया था। किसी को याद है मैंने कौन सी डेट का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ? ये याद रखिए। हो सकता है मैं सबके कमेंट का जवाब ना दे पाऊं, लेकिन सबके कमेंट मुझे जरूर दिखते हैं। 5 मार्च शिफ्ट कौन सी है? 5 मार्च की है। शिफ्ट बताओ बेटा। 5 मार्च नहीं गीता, सेकंड शिफ्ट करवा चुकी हूं मैं। 5 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूं। कल फिनिश किया था क्लास। आज चल रही है फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट। राधे राधे अर्चना। ठीक है, तो इसलिए अब आप समझो। कोई बात नहीं कोमल, ठीक है। इसलिए समझो इसकी इंपॉर्टेंस कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यू आर वेरी लकी जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी चैनल पे ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इवन यूजीसी नेट की साइट पर भी ये क्वेश्चन पेपर नहीं है। यानी अगर आप चाहते हो कि फरवरी मार्च का क्वेश्चन पेपर देखना कि कैसा पेपर आया है, तो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही ये मिलेगा देखने के लिए, साथ ही इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो जल्दी से भाई शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में, और लाइक तो जरूर करना है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करता है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, पेपर टफ था ऐसा भी बोला था, यानी वैशाली साथ में जुड़ी है तब से। वेरी गुड। तो यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रही है ये चीज। तो भाई जल्दी से आप लोग चैनल को सपोर्ट करो और चैनल के मेंबर बन जाओ। बैच नहीं लेना है, सिर्फ मेंबर बनना है, ठीक है। मेंबरशिप ले लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कथन शिक्षण की व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड का वर्णन करता है? सुबोध भाषा में विषय वस्तु की प्रस्तुति। विषय वस्तु क्या? जो चीज हम पढ़ाना चाह रहे हैं, कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन शिक्षण विधि में मानी जाती है। इस विधि में किसी भी पाठ को भाषण के रूप में बालकों के सामने पेश किया जाता है। इसमें अध्यापक किसी विषय पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं और छात्र निष्क्रिय होकर सुनते हैं। यानी इसमें जो छात्र होते हैं वो एक्टिव नहीं होते। व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज यानी सुबोध भाषा में विषय वस्तु की प्रस्तुति लेक्चर मेथड का सबसे बढ़िया उदाहरण मान सकते हैं। हाँ श्रुति, वो भी कराऊंगी बेटा, टेंशन नहीं लो। सब करवाना है, तो इसलिए सब लोग जुड़े रहो, मिस मत करना क्लास को। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी शोध पत्र के प्रकाशन या उनके किसी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुतिकरण है तो उसका मूल्यांकन किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, तो इसे क्या माना जाता है? हिंदी में सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट पेपर इंग्लिश में था, ऐसे कैसे? तुमने इसका मतलब है लैंग्वेज गलत चूज करी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपको बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करनी है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर आपका मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो तो हिंदी में ही आएगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो पेपर 1 आपको इंग्लिश में दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाई दे, देन यू हैव टू चूज ओनली हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पीयर रिव्यू। यदि किसी शोध पत्र के प्रकाशन या उसके किसी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन है तो उसका मूल्यांकन किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, यानी कोई और उसका प्रेजेंटेशन करा जाता है, तो उसे समकक्षी समीक्षा कहा जाता है। समकक्षी समीक्षित लेख वो होता है जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ के द्वारा लिखा गया हो, जिस पर लेख का विषय लिखा गया है और जिसे प्रकाशन से पहले उसी विषय क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा की गई है। पीयर रिव्यू, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आया है, ये वाला पीवाईक्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है पीयर रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 12,
हाँ, हिंदी में किया है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। जब ज्ञान पुनरावृत्ति और सत्यापन करने योग्य होता है तो इसे क्या कहते हैं? व्हेन नॉलेज बिकम रेप्लिकेबल एंड वेरिफिएबल इट इज देन कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक, इम्प्रेशनिस्टिक, साइंटिफिक और सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12। वंदना आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अल्पिका क्वेश्चन नंबर 12, मृणाली ने सी दिया है, देखते हैं सी सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। जब हम ज्ञान की पुनरावृत्ति सत्यापन करने योग्य होता है तो इसे हम कहते हैं वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक। किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति यानी रेप्लिकेबल। यह कार्य किसी लक्ष्य परिणाम की प्राप्ति के लिए हो सकता है। पुनरावृत्ति का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। सत्यापन का शाब्दिक अर्थ है सत्य को प्रमाणित करना यानी किसी चीज को वेरीफाई करना। ये मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कोई उत्पाद, सेवा या सिस्टम विकास चरण की शुरुआत में लाए गए नियम, विनिर्देशों या शर्तों का अनुपालन कर रहा है या नहीं। तो साइंटिफिक इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से सफल साक्षात्कार के क्या मानदंड हैं? Which of the following are the criteria of a successful interviewer? यानी अगर आप एक सक्सेसफुल इंटरव्यूअर हैं तो आपके अंदर क्या मानदंड होने चाहिए या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। गुड इवनिंग शाहिद, आंसर करो बेटा। 5 मार्च शिफ्ट 1 का 2023 का क्वेश्चन पेपर। मई चल रहा है, ये समझो 1-1.5 महीने पहले का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, जो कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ना तो यूजीसी नेट की साइट पे अवेलेबल है, ना किसी चैनल वाले इसको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे पास है। तो जिसको भी चाहिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर ले। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 1 ABCD। यानी जो सफल साक्षात्कार है, यानी अगर हम सक्सेसफुल इंटरव्यूअर की बात करें, उसे कैसा होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, जेंटल एंड सेंसिटिव होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, अपनी टिप्पणियों में हठी और कठोर ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को अपने साक्षात्कार के विषय, साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। 5 मार्च 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करिए। हाँ बेटा, डेली होती है तरन्नुम। थैंक यू आशु। एनके रोशनी, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर करता है। कौन सी शोध की नीतिगत समस्याएं हैं? एथिकल प्रॉब्लम्स इन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 14। कोई बात नहीं रोशनी, संगीता आंसर करो। शोध की नीतिगत समस्याएं, रिसर्च एथिक्स है ये क्वेश्चन, यूनिट 2 रिसर्च एथिक्स। कराटे गुरु और मलाया ने बोला है ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि साहित्यिक चोरी। ऑप्शन नंबर बी बल प्रयोग और ऑप्शन नंबर सी गोपनीयता भंग करना। यानी कि अगर आप किसी का मान लीजिए कंटेंट चुराते हैं, बल प्रयोग करते हैं, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल यानी कोई कॉन्फिडेंशियल चीज को लीक करते हैं, तो आप शोध की नीतिगत यानी एथिकल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड। आचार क्या होता है कि किस तरीके का आप बिहेव करते हो, किन जो नॉर्म्स हैं आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं। भाई हर एक चीज के नॉर्म्स होते हैं ना, कोई भी चीज आप ओपन करते हैं कुछ शर्तें होती हैं,
कि देखिए आपको इन इन चीजों को फॉलो करना है। अगर आप उन चीजों को, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट देना। अगर आप किसी का कंटेंट यूज भी कर रहे हैं, देन आपको क्रेडिट देना होगा उसके लिए, उस चीज को। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15, आचारिक मतलब सही आचरण करने वाला आपका व्यवहार। वेरी गुड। आप लोग भी जो उसके बारे में, उस कंटेंट, उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, अपने अपने ओपिनियन जरूर दिया करिए कि यहाँ पर इसके बारे में हमें ये भी पता है। जैसे अगर ओपन एंडेड जानते हैं या क्लोज एंडेड जानते हैं, तो आपको वो चीज एक्सप्लेनेशन अपने कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना है। ओपन एंडेड प्रश्नों के लिए उत्तरदाता लंबाई के बंधन से रहित अपने उत्तर लिख सकते हैं। सर्वेक्षण शोध में टेलीस्कोपिंग की स्मृति परिघटना की समस्या नहीं होती है। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पहला कथन है वो सही है और जो दूसरा कथन है वो गलत है कि सर्वेक्षण शोध में टेलीस्कोपिंग स्कोपिंग की स्मृति परिघटना की समस्या नहीं। जहां पर भी निगेटिव कंटेंट हो उसे तो तुरंत ही आपको हटा देना है। ओपन एंडेड क्या होता है जरा एक बार पढ़ लीजिए। ओपन एंडेड प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका बहुत अधिक विस्तृत जवाब देने की आवश्यकता होती है। यदि हम ओपन एंडेड प्रश्न के बारे में अधिक विस्तार से बात करें तो इनके बारे में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इनका उत्तर केवल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ओपन एंडेड में केवल आप यस या नो नहीं कर सकते। ओपन एंडेड प्रश्नों के लिए उत्तरदाता लंबाई के बंधन से रहित अपने उत्तर को लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि यूजीसी नेट जो पहले एग्जाम होता था वो कैसा होता था, जहां पे आपको एसे टाइप लिखना पड़ता था, वो होता था ओपन एंडेड। ठीक है, यहां पर उसके बारे में लिखा भी है कि, है ना, कि अगर आपको विचारों को लिखना है, हर एक चीज है, सर्वेक्षण के बारे में भी है, लेकिन हम ओपन एंडेड की बात करें, ओपन एंडेड इज क्वालिटी अनस्ट्रक्चर्ड। वेरी गुड। ठीक है, तब ओपन एंडेड होता था, लेकिन आज कैसा पेपर आता है, क्लोज एंडेड। यानी आपको पता है कि आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से ही एक होगा, आपको उन्हीं में से ही चूज करना है। पहले यूजीसी नेट का जब हम ऐसे टाइप लिखते थे, काफी लेंथी लिखते थे, तो उसको ओपन एंडेड कहते थे। वेरी गुड। एंड के डिस्क्रिप्शन वाले जब क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी एग्जाम जैसे, तो उसे हम ओपन एंडेड करते हैं। बट अगर हमें पता है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हमें ए बी सी डी में चूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है हमारा आंसर ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि इन्हीं चारों के बीच में एक होगा। वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन सब्जेक्टिव। वेरी गुड, तो वो हो जाएंगे क्लोज एंडेड। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पुस्तक का आमुख यानी प्रीफेस किसका एग्जाम्पल है। अब देखिए कम्युनिकेशन कितने प्रकार का दिख रहा है यहाँ पे। कन्वोल्यूटेड कम्युनिकेशन, रिचुअलिस्टिक कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल के बारे में आप जानते ही हैं। फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, अभी जो आप सिलेबस आप उठा के देखोगे, सिलेबस में कहीं पर भी इन कम्युनिकेशन के बारे में नहीं बताया गया है कि कन्वोल्यूटेड क्या है, रिचुअलिस्टिक क्या है, जो है फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। तो जब हम बात करते हैं पैटर्न की, या हम बात करते हैं सिलेबस की कि कहाँ पे चेंज हुआ है, देख सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जरूर सॉल्व करने चाहिए। प्रिया बत्रा, ईडब्ल्यूएस का वही कैटेगरी है जो आपका जनरल वालों की है, तो सेम चीज है। आपके लिए 30 साल एज है, फीमेल के लिए 35 है, परसेंटेज 55%, चाहे वो आपका ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी, फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। आमुख से तात्पर्य, प्रीफेस से तात्पर्य क्या चीज है? किसी फीचर लेखन के सबसे पहले पैराग्राफ, अर्थात किसी फीचर लेखन में जो परिचय दिया होता है, जो इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आमुख। किसी पुस्तक का आमुख पुष्टि अग्रसारी संप्रेषण का उदाहरण है। अग्रसारी क्या है? अग्रसारी यानी कि फीड फॉरवर्ड इस संदर्भ का प्रावधान है जो संचार से पहले वो कहना चाहता है, यानी इंट्रोडक्शन में वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, यही है। यानी अब आपसे रिसर्च की जैसे बुक लिखते हैं, सारी चीजें होती है, तो उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। याद रखिए कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे पीवाईक्यू। आपको पता लगेगा लेटेस्ट पैटर्न के बारे में। जितने भी नोट्स हैं उनको उठा के देखिए, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जनरली क्या है, नई नई चीजें आ रही है आपके सामने ही है, तो डेली बेसिस पे ही तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 70, एक संदेश के नीचे एक संदेश को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? एक महीने का टाइम है, कोशिश करिए 2 घंटा पेपर 1 को दीजिए। 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे पेपर 2 को, क्योंकि पेपर 2 ऐसा है जो आप अपने पीजी में पढ़ रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो सब्जेक्टिव है, तो उसको जरा आराम से पढ़ लोगे, उसी में से ही आएगा। बट पेपर 1 क्या है, ऑलराउंडर है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। राधे राधे गौरी। क्वेश्चन नंबर बेटा 17, अ मैसेज बैनर, अ मैसेज इज ऑफन रिफर टू एज, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ऑप्शन नंबर डी, सब टेक्स्ट यानी उपपाठ। वेरी गुड प्रियंका, कराटे गुरु। अल्पिका, विशाली, वेरी गुड जॉब गौरी। सब टेक्स्ट यानी उपवाक्य एक रचनात्मक कार्य की कोई भी सामग्री है जिसे पात्रों या लेखक द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया जाता है। यह पाठक को पठन पाठ के बारे में जानकारी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑनलाइन सूचना के संदर्भ में कौन सा पूर्वापाय है? मतलब जब आप किसी को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको कौन सी प्रिकॉशन नेसेसरी है? क्वेश्चन नंबर 18। प्रणाम कराटे गुरु बेटा, खुश रहो। आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। देख रहे हो लेंथ, यानी 4 ऑप्शन यहाँ, 5 ऑप्शन यहाँ है, 4 ऑप्शन यहाँ है, यानी एक क्वेश्चन के हैं 9 ऑप्शंस। एक क्वेश्चन है तो सोचिए उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा जब इस तरीके के कोड वाले क्वेश्चन होंगे। और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोनों पेपर में कम से कम 40% होना चाहिए, बोथ पेपर में कम से कम 40% क्वालिफाई होना चाहिए। बट जो मेरिट बनती है 70+ वालों की बनती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डी और ई। ऑनलाइन सूचना प्रणाली या वेब आधारित सूचना प्रणाली एक ऐसी सूचना प्रणाली है जो उपयोगकर्ता या अन्य सूचना प्रणालियों को सूचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट वेब प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है, जिसमें कि संबंधित वेबसाइट के होम पेज या अबाउट अस पर जांच करा जा सकता है। तिथि के बिना सूचना पर विश्वास नहीं करना है। सदैव उस संस्था पर विश्वास ना करें जिसकी अपनी वेबसाइट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, टाइमर लगा दे, अब तो बस कंप्लीट ही हो रहा है बेटा। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 19।
In the transmission model of communication, the emphasis is not on the process of communicating. On the other hand, the symbolic model does not focus on the process of exchange of information. नाइनटीन का सब कह रहे हैं बी। सही आंसर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। संप्रेषण के पारेषण निर्देश में संप्रेषण प्रक्रिया पर बल, जहां पर भी निगेटिव चीज आ गई दोनों में ही नहीं लगा है। हमेशा जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं वो सही होते हैं, जो निगेटिव है वो गलत है, तो दोनों ही गलत है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है कम्युनिकेशन जहां पे विचारों यानी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, दोनों पक्षों में नॉलेज बढ़ती है। संप्रेषण के पारेषण निर्देश में संप्रेषण की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, जबकि प्रतीकात्मक निर्देश सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टेटमेंट, ये दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अभी आपने कम्युनिकेशन के, आपको पता है पहले क्या आता था, कम्युनिकेशन की मीनिंग पूछ ली जाती थी, कम्युनिकेशन कौन से भाषा से लिया गया है, फिर आपके बैरियर पे जोर दिया गया, फिर आपके टाइप्स पे जोर दिया गया, फिर काइनेसिक्स वगैरह जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वहां पर आपसे जोर दिया गया। अब ये आपसे कोड्स पूछने लगे हैं। कम्युनिकेशन के कोड, नेचुरल कोड क्या है, टेक्निकल कोड क्या है, आइडियोलॉजिकल कोड क्या है, एस्थेटिक कोड क्या है। यहाँ पे नए नई चीजें आ रही हैं, तो कुछ चीजें तो आपके सिलेबस में है ही नहीं जो इसमें दिखा रही है। कोड के बारे में आपके कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो अपडेटेड ही नहीं है, ये नए क्वेश्चंस है। कम्युनिकेशन कोड से क्वेश्चन आ जाएगा दोबारा भी। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैसर्गिक जो संहिता है या नेचुरल कोड है, रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चर वर्ल्ड, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विश्व को परिलक्षित करती है। टेक्निकल कोड, ऑपरेशनल मोड ऑफ मीडिया। आइडियोलॉजिकल कोड क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ मास और कलेक्टिव परसेप्शंस। एस्थेटिक कोड क्या चीज है आपका, एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट। यहां से क्वेश्चन आपका आ रहा है, यानी अब आपने ये चीजें पढ़नी है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से कोड होते हैं। कम्युनिकेशन के कौन कौन से कोड होते हैं, ये चीजें आपने पढ़नी है। तो क्या लगता है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए जरा। मीना, आवाज कैसे नहीं आ रही बेटा, सबको आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार थम्स अप करो। ऐसा देखो कि आवाज ऐसा बंद तो नहीं है क्या। ये क्वेश्चन आया था डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका 5 मार्च 2023 शिफ्ट 1 में। हाँ, मैं कोशिश करूंगी अगर कोई क्लास होती है, अगर मैं अरेंज कर पाई, अदरवाइज रिकॉर्डेड डाल दूंगी तो आप लोग उसको देख लेना, कुछ ना कुछ तो होगा। अभी ये वाले डीआई को देखो जरा, डीआई प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो डीआई का ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आ रही है, यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके एचपी शोरूम दिए हुए हैं ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक के एचपी शोरूम दिए गए हैं। नंबर ऑफ आउटलेट दिया गया है, नंबर ऑफ आउटलेट यानी कि अगर मान लीजिए एचपी शोरूम है 2020 में, ए शोरूम के 2 आउटलेट थे, 2021 में 3 आउटलेट थे। एवरेज सेल दी गई है कि उन आउटलेट्स में कितनी बिक्री हुई, उन आउटलेट्स में कितना बेनिफिट हुआ। आवाज क्लियर है अतुल, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका आया था डीआई का क्वेश्चन।
कितने लोग सॉल्व कर लेंगे जरा बताना। यदि प्रति विक्रय केंद्र लाभप्रदता, प्रति विक्रय केंद्र औसत लाभ का प्रति विक्रय केंद्र औसत बिक्री से अनुपात है, तो किस शोरूम की वर्ष 2020 में प्रति विक्रय केंद्र लाभप्रदता उच्चतम थी? मीना, मेरी आवाज तुम्हारे फोन में क्यों नहीं आ रही भाई? नसरीन को तो मेरी आ रही है आवाज। कभी कभी जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब का जो वीडियो होता है वहां पर भी ऑप्शन होता है आवाज बंद होने वाला। देखो कहीं यूट्यूब की वीडियो में तो नहीं आपने जो है टिक कर दिया है। कौन कर लेगा ये वाले डीआई को सॉल्व, जरा हाथ उठाना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सॉल्व करके दे सकता है इसका आंसर? जुल्फिकर और एनके ने दिया है आंसर, बाकी नहीं आया है। देखो इस आंसर को, सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। कैसे? इन्होंने क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि प्रति विक्रय केंद्र लाभप्रदता कितनी थी। इफ द प्रॉफिटेबिलिटी पर आउटलेट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर आउटलेट टू द एवरेज सेल, यानी आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट एवरेज सेल, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। देन द प्रॉफिटेबिलिटी पर आउटलेट वाज हाईएस्ट इन 2020 फॉर द एचपी शोरूम। सेम चीज है, सबसे पहले आपका औसत लाभ और औसत बिक्री, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टोटल प्रॉफिट है ये एवरेज में नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पर जो एवरेज सेल है ये एवरेज में दी गई है, ये एवरेज में दी गई है लेकिन प्रॉफिट एवरेज में नहीं दिया गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, फिर से क्वेश्चन आ सकता है। प्रति विक्रय केंद्र की लाभप्रदता, सबसे पहले शोरूम ए की बात करते हैं। किसमें बात करेंगे, 2020 के लिए बात करेंगे, तो 2020 यहां उठाइए, 2020 को यहां से लीजिए और 2020 का डेटा यहां से लीजिए, ठीक है। शोरूम ए की बात करते हैं, तो शोरूम ए में 2020 में प्रति विक्रय केंद्र, तो यहाँ पे कितने शोरूम है ए में? 2020 की बात करें, 21 में मत जाइएगा, 2 है ना, इस 2 को लिख दीजिए यहाँ पे नीचे। औसत लाभ बेनिफिट निकालना है, कितने हैं यहाँ पे, 80, डिवाइड कर दीजिए, निकलेगा 40 लाख। जब हमें प्रति केंद्र की लाभप्रदता चाहिए तो औसत लाभ, लाभ हमने लिखा 40, अब हमें निकालनी है औसत बिक्री जो कि ऑलरेडी हमारी दी हुई है, कितनी है, 100। इस 100 को लिख दीजिए नीचे, तो निकल आएगा 0.4 लाख। पहला सॉल्व हुआ। सेम चीज बी में करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, देखिए सिर्फ हमें 2 चीज निकालनी है, एक निकालना है औसत लाभ, एक निकालना है बिक्री। क्योंकि बिक्री एवरेज सेल ऑलरेडी हमारी औसत में निकली है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे निकालना है जो हमारा प्रॉफिट है उसका औसत। औसत निकालने के लिए अब जैसे शोरूम बी है, शोरूम बी पे गए, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, शोरूम बी की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है यहाँ पे, जल्दी बताइए, टोटल कितना है यहाँ पे, 250, 250, और यहाँ पे ये कितना है, 4, तो 250 को भाग दे दीजिए 4 से, कितना आया, 62.5 लाख। अब लाभ को ऊपर लिखा और 340 क्या था, एवरेज बिक्री सिर्फ 2020 की देखनी है, 0.18 लाख। क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। सेम ऐसे ही सी में करना है, डी में करना है, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किसमें लाभप्रदता सबसे ज्यादा थी, तो सबसे ज्यादा थी 0.67 लाख, किसमें, सी शोरूम में। 250 कौन सा, ये रहा। ये जब आप प्रॉफिट देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 गेम है, एक है अगर आप अपना जो है एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, एवरेज सेल्स निकाल लीजिए, क्योंकि एवरेज सेल ऑलरेडी दी गई है इस वाले कॉलम पे,
तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2020 की बात करी है, तो अगर हम ए का निकालेंगे तो जो आउटलेट है उससे भाग दे दीजिए, यानी 2 आउटलेट है तो 80 से भाग देंगे 40, यानी उसका प्रॉफिट हुआ 40 लाख। अब एवरेज जो हमारा प्रॉफिट निकला उसको ऊपर लिखिए, नीचे जो एवरेज सेल है उसको लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 0.4 लाख। सेम ऐसे ही निकालते जाएंगे, तो लास्ट में आपको सिर्फ ये बताना है कि किसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा था। अभी किसको समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? जरा हाथ उठाइए, किसको ये वाला क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया? श्रुति, यही तो करते हैं ये लोग। ये तुम लोगों को क्या करते, देखो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी। ये तीनों चीजें ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई हैं। इन्होंने सिर्फ ये चीजें इसलिए लिखी हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूज कर सकें कि आपका जो क्वेश्चन है कितना बड़ा है। अगर ये स्टेटमेंट इतना बड़ा नहीं भी लिखते तो भी कोई इशू नहीं होता। अगर इस स्टेटमेंट को आप हटा दो तभी भी आपको आराम से हिंट हो जाएगा कि टेबल में एचपी शोरूम दिए हैं, नंबर ऑफ आउटलेट दिए हैं, एवरेज सेल दी गई है, प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मेनली आपके क्वेश्चन को बढ़ाते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। इसलिए ये मत देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें यही लिखी है तो इसको देखना बंद कर दो स्टेटमेंट को, क्योंकि वहां पे कोई नंबर नहीं दिया है, सिर्फ यही दिया है जो यहाँ पे दिया है कि विक्रय केंद्र यानी आउटलेट्स इतने हैं, वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। इसीलिए ऊपर जब देख लो कि सेम चीज यही लिखी है, सेम चीज वहां लिखी है, तो इसको देखना बंद कर दो। सिंपल का काम करना है, सिर्फ आपको ये ऑलरेडी दिया है कि आपको अगर लाभप्रदता देखनी है तो आपने क्या करना है, औसत लाभ बटे जितनी बिक्री हुई है औसत, डिवाइड कर दो, आपका आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंदी था एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैंने नहीं रखा है, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए शोरूम के सभी विक्रय केंद्र हेतु यदि कुल लाभ कुल बिक्री से कुल निवेश को घटाने के बाद प्राप्त राशि के बराबर है तो 2020 में एचपी शोरूम एफ का कुल निवेश कितना था? 2020 में शोरूम एफ, यानी सबसे नीचे आ जाओ, ये जानबूझ के ऐसे हिंदी लिखते हैं, तुम लोग कहते हो ना, देख लो खुद से ही। सोनम देखो बेटा ये क्वेश्चन, for all the outlet of a given showroom, if the total profit is equal to the total sale minus the total investment, then the total investment of the HP showroom F in the year 2020 was। किसको लग रहा था ये क्वेश्चन पेपर इजी है? किसको लग रहा है कि ये इजी है, किसको लग रहा है कि ये मॉडरेट है, और किसको लग रहा है कि ये टफ है? और अभी भी जो लोग पेपर को नहीं देख रहे हैं, सोचिए बाद में अगर यही क्वेश्चन उनके पेपर में आ गया तो क्या होगा उनका। क्या लग रहा है, कैसा पेपर है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, सी होगा। कैसे? कुल लाभ निकालने के लिए कुल बिक्री माइनस कुल निवेश करना है। ऐसे ही अगर हमें कुल निवेश पता करना है तो कुल बिक्री माइनस कुल लाभ, ये दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे। हमें अगर टोटल प्रॉफिट पता करना है तो कुल बिक्री माइनस कुल निवेश कर देंगे। अगर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता करना है तो टोटल बिक्री और टोटल माइनस कर देंगे जो प्रॉफिट हुआ। 2020 में एचपी शोरूम एफ का जो कुल लाभ है वो कितना है? 30 लाख। 2020 में एचपी शोरूम की जो कुल बिक्री है वो कितनी है? 80।
80 क्या हो जाएगा, कितने आउटलेट्स हैं, 5, तो 80 इंटू 5 कर दीजिए, निकला 400 लाख, 400। ठीक है, फिर क्या हो गया, 2020 में एचपी शोरूम का जो कुल निवेश है, निवेश के लिए क्या करना था, टोटल बिक्री माइनस जो टोटल प्रॉफिट है माइनस कर दो। तो 400 में 30 को माइनस किया तो कितना आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी 370। डीआई टफ है, और ये डीआई अगर आपको ये सोचो, यहाँ पे तो फॉर्मूला पता है कि अगर आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है या टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, ये चीज भी लिखी है। अगर आपको बेसिक मैथ आता है तो आराम से कर लोगे, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है। मॉडरेट प्लस टफ है, ओ माय गॉड। देवराज देख लो बेटा, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है और फिर भी अगर लाइक ना मिले तो बेकार है ना। सब लोग लाइक तो कर ही दिया करो। देवराज ने बिल्कुल सही बात की, इसके कमेंट को तो पिन करना ही पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, किसी शोरूम के सभी विक्रय केंद्रों की कुल बिक्री 2020 में किस एचपी शोरूम में सबसे ज्यादा थी। टोटल सेल, टोटल सेल की बात करें तो ये हो गया, टोटल सेल फ्रॉम ऑल द आउटलेट इन अ शोरूम वाज द हाईएस्ट इन 2020। किस एचपी शोरूम में सर्वाधिक थी, ए बी ई सी। अब आप सोचिए, जो हिंदी सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, जिनका कि मैथ से कोई लेना देना नहीं है, मैथ उन्होंने हिंदी सब्जेक्ट में कहीं आती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, उनकी क्या हालत हुई होगी डीआई को देख करके। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर देखिएगा, किसी शोरूम के सभी विक्रय केंद्रों की कुल बिक्री 2020 में किस एचपी शोरूम में सबसे ज्यादा थी। तो 2020 की बात करें तो ए में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जो हमारी सेल्स है 100 इंटू 2 करेंगे, कितना हो गया 200। सेम ऐसे ही 340 और मल्टीप्लाई बाई 4। सेम ऐसे ही 2020 में एचपी शोरूम की बात करें ई के लिए तो 3, और ये कितना हुआ 360। एफ के लिए निकालेंगे 80, एफ के लिए कि सी के लिए, रुको रुको रुको, सी के लिए, तो सी के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 और 120। तो पता लग जाएगा 2020 में एचपी शोरूम बी में 1360 सबसे ज्यादा बिक्री हुई, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुल बिक्री सबसे ज्यादा थी, क्यों क्यों यहाँ पे 2 करा गया है, यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि एवरेज यहाँ दी गई है, एवरेज सेल दी गई है। एवरेज सेल को हम जब नॉर्मल लेकर आते हैं कि कितने रुपए बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने भी आउटलेट है, मान लीजिए 2 आउटलेट है, उसको हम क्या करेंगे, जितनी बिक्री हुई तो पता लग जाएगा 200। थैंक यू यदु, अल्पिका, दिमाग हिंदी सब्जेक्ट है, देख सकते हैं, ये वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एवरेज निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मान लीजिए किसी चीज का एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या और उस संख्या, मान लीजिए x संख्या है, y संख्या को मल्टीप्लाई करने की बात होती है। सेम चीज यहाँ है, एवरेज निकाल लेना है। आउटलेट है 2, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 200। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। सिंपल से यहाँ से क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है ये डरा रहे हैं, नथिंग एल्स। सिंपल सा यहाँ पे आपको एवरेज का नॉर्मल प्राइस निकालना है, एवरेज का हटा के जो एक नॉर्मल जो रेट है वो बताना है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपका सिंपल प्रॉफिट बताना था, इन्वेस्टमेंट बताना था, कई बार वो फॉर्मूले भी लिखे होते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 2020 के सापेक्ष 2021 में शोरूम डी के सभी विक्रय केंद्रों में विक्रय प्रतिशत वृद्धि
लाभ प्रतिशत वृद्धि का कितना अनुपात था? डी में जो सेल्स है और जो आपका 2020 और 21 की बात करी गई है भाई, 20 और 21 की बात करी गई, सेल्स टू द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर द एचपी शोरूम इन डी इन ऑल द 2021 ओवर 2020। आंसर देखते हैं भाई सीधे। डी आंसर कैसे? 2020 में शोरूम डी कितना है? 5। कितना है? 5। और यहाँ पे सेल्स कितनी है? 180। लिख दिया, 900 लाख आ गया। सेम ऐसे ही 2021 में निकालेंगे, किसके लिए? डी के लिए ही निकालेंगे। तो 2021 6 और 240 को मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 1440। जब हमें परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो दोनों को माइनस कर दिया। निकालते किससे हैं? पुराने वर्ष से, यानी 2020 से। 20 से 21 में वृद्धि हुई या कमी हुई तो हम पुराने साल को लेते हैं, इसलिए 900 को नीचे लिखा। इंटू 100 किया तो हमें पता लगा जो वृद्धि हुई है 60%, यानी 900 था 1440 हो गया। अब 2020 में शोरूम डी के सभी विक्रय केंद्रों का जो लाभ है वो कितना है? 240। 2021 में शोरूम डी के सभी विक्रय केंद्रों का जो लाभ है वो कितना है? 360। तो कितना है? इसको भी आप निकाल लीजिए, 360 माइनस 240, डिफरेंस इंटू 100, 50% इसमें निकल आया, तो इधर आया 60%। 50% जो रेशियो है 6 और 5 का है। 360 और 240 आप कहोगे कैसे? तो यहाँ पे अगर हम 20 ये देखिए 2020 और 2021, 240 360, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम पहले सेल्स निकाल लेंगे कि कितनी वृद्धि हुई, ऐसे ही हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। किसके लिए? सिर्फ डी की बात करी है तो डी पे फोकस करना है। समझ में आया? अर्चना मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? थैंक यू रोशनी। अभी ये वाला क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया? देखो ये क्वेश्चन जब तक आप लोग खुद से करके नहीं देखोगे तब तक समझना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। एक बार अगर आप लोग क्या करना, अभी ये पीडीएफ दूंगी मैं आप लोगों को, आपने क्या करना है? इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इन क्वेश्चंस को फिर से देखना कि कैसे मैम ने सॉल्व किया था। कोशिश करना सॉल्व करने की। नहीं समझ में आए तो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, आराम से एक्सप्लेनेशन को पढ़ के सॉल्व करना। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद तो डीआई आ गई थी भाई, ये डीआई के बाद थ्योरी जो मैंने आप लोग को करवाई दी है। आज कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने? क्वेश्चन 20 तक करवा दिए भाई। अब जल्दी से क्या करना है? चैनल के मेंबर्स बन जाइए अगर आप चाहते हो कि सारे बेनिफिट, सारी पीडीएफ आप लोगों को मिलती रहे। और थैंक्स टू ऑल चैनल मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे चैनल को एज अ मेंबर। आप लोग भी करिए ज्वाइन बटन के साथ में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना है। और यार फीडबैक देना तो भूलना ही नहीं है। फीडबैक नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? क्यों? क्योंकि भैया क्लास है, ये इतनी सारी क्लासेस आपके सामने, 5 बार शिफ्ट 2 5, ये अभी चेंज करना है, शिफ्ट 1 करना है इसको, ठीक है। कम्युनिकेशन, कितनी सारी चीजें हैं जो आपको फ्री मिल रही हैं। संगीता करके देखना बेटा, तब आएगा। और नहीं फिर भी नहीं समझ में आए तो बता देना, मैं एक बार फिर से क्लास ले लूंगी और आप लोगों को समझा दूंगी। एक बार करके देखना, नहीं समझ में आता तो दोबारा से मैं करवाऊंगी। और कम्युनिटी पोस्ट पर डेली क्विज डाल रही हूँ, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्विज पे पार्टिसिपेट करो। और वहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसको देखो। शॉर्ट वीडियो होते हैं 7 से 8 सेकंड के, भाई उसको लाइक कर दिया करो, यही सोच लिया करो मैम ने वीडियो बनाए हैं, लाइक करना है, ठीक है। लाइव वीडियो तो देख ही रहे हो, साथ ही वीडियोस में भी जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसको जरूर देखो। अच्छी लगी? थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच बेटा, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक करने के बाद जाना है,
रोज क्लास इसी टाइम पर होता है बेटा, ठीक है, रोज क्लास रहता है 8 8:30 बजे के बाद कभी भी क्लास लग जाती है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिससे कि आप लोगों को क्लास की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।